स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। यहां पर अभी जो है लॉ कमीशन के द्वारा 282 यानी कि 282वीं अपनी रिपोर्ट सबमिट करी गई है और अपने यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी को कि जैसा आप यहाँ पे जो है अपना लॉ कमीशन के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि यहाँ पर ना हमारे देश के अंदर पूरे के पूरे देश के अंदर यहाँ पर EFIR का चलन जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्रेसिवली इस्तेमाल में आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे EFIR का अगर यहाँ पे चलन शुरू हो जाएगा हर स्टेट के अंदर तो यहाँ पे एक बेहतर काम हम तरीके से कर पाएंगे और जो केसेस का डिले होता है ना वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे केसेस का जो डिले है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी बोला गया है कि दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर यहां पर जो है EFIR का तो चलन शुरू हो गया है, लेकिन लॉ कमीशन ने बोला है कि यार अभी ना जो EFIR का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस पे ज्यादातर लोग भरोसा करते नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि EFIR नाम की भी चीज एक होती है। तो यहां पे इन्होंने लॉ कमीशन ने 3 चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी रखी है कि अगर आपको EFIR अपनी करानी है तो आप सबसे पहले उन केसेस पे EFIR कराना मैंडेटरी कर दो कि जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, जिसमें पुलिस जो है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिए बगैर अरेस्ट नहीं कर सकती और यहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैजिस्ट्रेट की पहले परमिशन लगेगी और यहाँ पे अरेस्ट करना है किसी अक्यूज पर्सन को या किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को तो यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की अपनी परमिशन लगती है। सेक्शन नंबर 155 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि ऐसे अपराध जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम होती है और जो ज्यादा सीरियस वाले क्राइम होते नहीं है, छोटे मोटे अपराध होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसके लिए ना पहले अगर आपके साथ कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, छोटा मोटा कोई भी अपराध हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको अपना केस दर्ज कराने के लिए, कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन वाले आपके जो है NCR की रिपोर्ट अपनी काट के आपको देते हैं। इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसका एक अपना रजिस्टर होता है और आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर के अंदर सारी बात दर्ज कर लेते हैं। फिर अपना मैजिस्ट्रेट के पास ये केस डलता है, फिर मैजिस्ट्रेट अगर परमिशन देते हैं कि चलो भाई इस केस में तुम इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों करना चालू कर दो, या इस केस में हम तुम्हारे को मैजिस्ट्रेट होने के नाते परमिशन देते हैं पुलिस वालों की तुम्हारे को अरेस्ट करना है किसी भी व्यक्ति को, कर सकते हो। तो यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था, डीले पे डीले, पता नहीं कि मैजिस्ट्रेट के पास कब जा रहा है केस या कब नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग भी जानते होंगे भाई, पुलिस वाले NCR की रिपोर्ट काटे तो सही पहले, जब भी तो केस आके हमारा बढ़ेगा। तो इस केस के अंदर ये डीले पे डीले बहुत ज्यादा होता था और यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई करता है तो इन शॉर्ट ये बोले जाता था कि भाई इसके ऊपर कोई केस दर्ज होने के आधार नहीं है। अगर केस दर्ज कराना है तो मैजिस्ट्रेट के पास आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी। इतनी सी बात है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे जो है अपना लॉ कमीशन ने अपनी 282 रिपोर्ट को जमा करा है लॉ एंड जस्टिस के पास में, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है ना, तो उनके पास में यहाँ पे जमा करी है और ये बोला है कि यहाँ पे जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहां पे तो भाई ये जो EFIR का कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही मैंडेटरी कर दो और पूरे के पूरे स्टेट में, पूरे के पूरे सारे के सारे देश के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में ये लागू कर दो कि अगर आपको ये कराना है तो आपको EFIR की मदद लेनी पड़ेगी। थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आएगी लोगों को, थोड़ी बहुत यहाँ पे नए चेंजेस को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, बट एक बार अगर लोगों को अवेयरनेस अच्छी खासी मिल गई, मैं आपको पूरा का पूरा पोर्टल चला के दिखाऊंगा कि आपको अगर केस दर्ज कराना है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप केस दर्ज अपना कैसे करा सकते हो आने वाली वीडियोस के अंदर अगर आप बोलोगे तो। उसके बाद यहाँ पे लॉ कमीशन ने एक और अपना यहाँ पे रिकमेंड करा है, रिकमेंडेशन दिया है कि अगर कोई भी हमारा कॉग्निजेबल अपराध होता है ना भाई, कॉग्निजेबल अपराध होता है कोई बड़ा अपराध, सीरियस मर्डर, रेप या चोरी चकारी, रॉबरी, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे अपराध होते हैं, बट ये मेजरली हमारे अपराध ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इन अपराधों का नाम लिया है। तो इन केस में यहां पे बोला गया है कि अगर आपको ऐसे केस में FIR दर्ज करानी है तो आप EFIR दर्ज इन केसेस में भी करा सकते हो, लेकिन शर्त है कि आप ऐसे अपराध जो नॉन कॉग्निजेबल, जो कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें पुलिस वालों के पास कोई मैजिस्ट्रेट को लेने की परमिशन की जरूरत नहीं होती, जिसमें पुलिस वालों को किसी को अरेस्ट करना है तो कोई मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। पुलिस वाले के पास कंप्लेंट आई, FIR दर्ज हुई, पुलिस वाले डायरेक्ट जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है कर सकते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करनी है उस दिन से अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। कोई मैजिस्ट्रेट को यहां पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस बाउंड नहीं होती है, केवल और केवल कॉग्निजेबल अपराधों में, जो बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, सीरियस इन नेचर वाले अपराध होते हैं। तो यहां पे लॉ कमीशन ने रिकमेंड करा है कि भाई अगर इन केसेस में भी आपको जो है अपना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अपनी
EFIR दर्ज कराने के लिए चलन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक ही है कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा ना, इसकी जो पनिशमेंट होगी ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा इंडियन पिनल कोड 1860, अब अगर हमारा जो इंडियन पिनल कोड हटा के हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 आ जाएगा, उसमें भी मतलब क्या डिफरेंस है, जब ऑफेंसेस तो सेम ही हैं। बस ऑफेंसेस बहुत सारे जो आईपीसी में हमारे इररेलेवेंट सेक्शन से ऑफेंसेस है जो कभी यूज में नहीं आए, ना ही आने वाले टाइम में आने वाले थे, इनको रिमूव करके इसलिए हमारा एक बीएनएस बना दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे जो है अगर कोई भी अपराध हमारा कॉग्निजेबल होगा और आईपीसी में या बीएनएस में लिखा हुआ है कि ऑफेंस हमारा पनिशेबल होगा 3 सालों तक, तो इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का अगर केस दर्ज कराना है, एफआईआर दर्ज करानी है, तो हर लोगों को यहां पे बोल दो कि इन अपराधों के लिए यहां पे EFIR का चलन अपना लाना पड़ेगा। EFIR आपको करानी पड़ेगी। आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जा रहे हो तो पुलिस स्टेशन वाले भी आपको, पुलिस ऑफिसर भी आपको बोलेंगे कि भाई जाओ पहले EFIR कराओ, उसके बाद हम आपका केस का इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। क्योंकि यहां पे ना एक मुद्दे वाली बात ये आती है कि EFIR कराने से फायदा ये होगा कि एक ऑन रिकॉर्ड मैटर चढ़ चुका होगा, और ये पुलिस वाले जो कहते हैं ना कि भाई हम तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तुम्हें जो करना कर लो, फिर हमें मजिस्ट्रेट की मदद लेनी पड़ती है। 156(3) में CRPC में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना पड़ता है कि पुलिस वालों को बोलो जैसा आप कि वो हमारी एफआईआर दर्ज करें, इन्वेस्टिगेशन करें, चार्जशीट फाइल करें, कोर्ट में केस चढ़े, कॉग्निजेंस ले पाए। ठीक है, ये सब इसलिए हमारा एक ऑल्टरनेटिव तरीका होता था। तो अब अगर EFIR का हम इस्तेमाल करेंगे तो यार ये हमारी सारे का सारा जो ड्रॉबैक है, पुलिस वाले केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मेरे को केस नहीं मेरा दर्ज हो पा रहा है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं जगह ऐसा भी तो होता है ना, हमारे को कोई डिपार्टमेंट में अपनी कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है या कुछ भी, हमारे को मेरा पासपोर्ट खो गया, लाइसेंस खो गया, मेरा कोई डॉक्यूमेंट खो गया, तो इस चीज के लिए मेरे को पुलिस वालों से एफआईआर दर्ज की कॉपी चाहिए होती थी। जब भी तो मैं अपना नया पासपोर्ट, नया कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए मुझे EFIR मतलब एफआईआर की कॉपी चाहिए होती थी। अब अगर EFIR में करा दूंगा तो भाई मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, मेरे को हाथों हाथ मेरी रिपोर्ट मिल जाएगी और मैं जमा करा के मेरा काम ईजी हो जाएगा। सीधी सी यही बात होती है। तो यहां पे इन्होंने लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया है। और एक और बात बोली है कि भाई देखो अब ऐसा है ना, मेरे को तो पता लग गया कि EFIR अब हो सकती है। मैंने क्या करा, मेरे को अपने सामने वाले पड़ोसी से मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या करा, अपने सामने वाले पड़ोसी के ऊपर मैंने झूठा केस अपना EFIR का दर्ज कर दिया। घर में बैठा हुआ था, मोबाइल चलाया, मैंने मोबाइल खोला, एफआईआर की वेबसाइट खोली, EFIR की, मैंने केस दर्ज करा दिया कोई भी सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब मुद्दे वाली बात, यहां पे मैंने अपने पार्ट पे गलती करी है, कोई केस है नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के केस दर्ज कराया है, तो क्या मेरे ऊपर कोई सजा हो सकती है? इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, यहां पे लॉ कमीशन ने इसके बारे में भी बोला है। एक हमारा ना सेक्शन नंबर 182 ऑफ इंडियन पिनल कोड आता है। 182 ऑफ इंडियन पिनल कोड बस इतनी सी बात करता है कि भाई अगर कोई भी झूठी जानकारी देता है, अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है कंप्लेंट करते दौरान, तो ऐसे केस में जो व्यक्ति अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके ऊपर कानूनी रूप से 182 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत इसके ऊपर सजा होगी। 6 महीने की सजा होती है, और यहां पे जुर्माना भी लगता है, और 6 महीने के या फिर जुर्माना भी लगता है, या फिर 6 महीने एंड जुर्माना दोनों भी लगता है। तो यहां पे एक अपना कंटेक्स्ट में ये बात बोली गई है कि अगर ऐसी हरकतें होंगी तो भाई आप बचोगे नहीं। तो यहां पे लॉ कमीशन ने बोला है कि यहां पे हम अमेंडमेंट करेंगे 182 ऑफ द आईपीसी के अंदर भी, और जो लोग ऐसी हरकतें करेंगे, झूठे केसेस दर्ज कराएंगे, सीधा 182 के अंदर उनके ऊपर पर्चा दर्ज होकर 6 महीने की सजा, सीधी बात है। तो यहां पे जो है कमीशन को अभी रिकमेंड करा है अपने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और लॉ कमीशन, लॉ एंड जस्टिस वाली मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन सबको यहां पे रिकमेंडेशन भेज दिया गया है। और अपना करंट डाटा भी बताया है कि जो दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो EFIR का अपना चलन शुरू हुआ है, तो उसके अंदर हमारे ऑफेंसेस हमें कितने देखने को मिले हैं, क्योंकि पूरा डाटा फिर अपना मेंटेन होता है ना NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट के रिपोर्ट रिकॉर्ड के अंदर जो है ये सारा का सारा डाटा जो है रिकॉर्ड में आता है। वरना तो यार ऐसी कई एफआईआर होती है जो दर्ज ही नहीं होती, कच्ची एफआईआर होती है, वो कच्ची एफआईआर ऑन रिकॉर्ड थोड़ी ना होती है। कि कच्चे एफआईआर का मतलब क्या होता है कि पुलिस वाले आपकी बात सुनते हैं, एक खाली कागज पे लिख देते हैं, आपके साइन करा लेते हैं एज अ अंडरटेकिंग कि भाई देखो अगली बार से तुम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कराना तो तुम्हारा मैं एफआईआर दर्ज कर दूंगा, ऐसी अंडरटेकिंग होती है, फिर वो कागज फेंक दिया जाता है। इसको बोलते हैं कच्ची एफआईआर होना, ठीक है। तो ये भी होता है, तो ये ऑन रिकॉर्ड थोड़ी ना चढ़ती है। अब हमें क्या पता कि एफआईआर हुई है नहीं हुई है। तो ऐसे मैल प्रैक्टिसेस ना करी जाए, बहुत हद तक केसेस को डिले ना करा जाए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं बोलेंगे, एक न्यूट्रल बोलेंगे जो हमारे को एज आम जनता के तौर पे मैल प्रैक्टिसेस से बचने के लिए एक सीधा तरीका है। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर EFIR के रिगार्डिंग जरूर बताइएगा। जो भी रिसेंट अपडेट आई है मैंने आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट फॉर्म के अंदर बता दी है। अब आप लोग इसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम POV जरूर देखना चाहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।